अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर। अजीजान मन, पहले हम बेसिक डेफिनेशंस को समझेंगे और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीजों को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ भरपूर होगी और आप आसानी अपनी बुक से इसको याद कर सकते हैं। अजीजान मन, जो चीजें आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, जैसे बिजली की तारें, जैसे आपके पास चेयर है, कोई आयरन रॉड है, ये जो लोहा है, स्टील है, गोल्ड है, ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये तमाम तर चीजें जमीन से निकली हैं। अब जमीन से ये चीजें इस तरह से नहीं निकली बल्कि ये इनऑर्गेनिक फार्म के अंदर जमीन से निकले और उनको बाद में साफ किया, प्योरीफाई किया और फिर मार्केट में वो चीजें हमें अवेलेबल हुई। अजीज तलबा, इन चीजों को जमीन से निकालना और उसके बाद इनको प्योर करना, साफ करना, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मेटालर्जी। अब ये चीजें जमीन के अंदर से जिस फार्म के अंदर निकलती हैं वो इनऑर्गेनिक फार्म होती है, उसको आप कहते हैं मिनरल। अब हर मिनरल के अंदर से मेटल को नहीं निकाला जा सकता। वो मेटल जो मिनरल से आसानी के साथ निकल जाएं या वो मिनरल जिनके अंदर से मेटल आसानी के साथ निकल जाए, आप उसको कहते हैं ओर। सर, आसानी का क्या मतलब है? देखें, आसानी का मतलब है कि एक आध स्टेप आपने परफॉर्म किया, 2 किए, 3 किए, या वो वाले तरीके अप्लाई किए जिसके जरिए थोड़े पैसे लगाने पड़े, स्टेप कम इख्तियार करने पड़े और मिनरल के अंदर से मेटल आपके पास निकल जाए, उन मिनरल्स को आप ओर कहेंगे। और अगर मेटल निकालनी काफी मुश्किल हो तो फिर आप उसको सिर्फ मिनरल कहेंगे, और नहीं कहेंगे। अजीजान मन, कुछ ये डेफिनेशंस हैं, अब जरा इनको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मेटलर्जिकल जो स्टेप्स हैं उन तमाम को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले जो बात की है, मैंने कहा मेटलर्जी, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी कि वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप ओर के अंदर से मेटल निकालेंगे, उसको तो मेटलर्जी कहेंगे। अब मिनरल और ओर क्या है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मिनरल क्या है? सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। वो तमाम इनऑर्गेनिक चीजें जो जमीन के अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकाली जाती हैं उनको मिनरल कहते हैं। अगर आसानी से उससे मेटल निकल सके तो आप उसको क्या कहेंगे? ओर। मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड चीपली, यानी कि वो निकालना सस्ता भी पड़े। ऐसा ना हो कि आप वो मेटल की वैसे एक कंपनी जो है वो आपको बेच रही है 10 रुपए में, तो आप इतना उसके ऊपर एक्सपेंस करेंगे, इतना मुश्किल तरीके से आप उसको निकालें और वही चीज आपको 10 की जगह 10,000 रुपए में पड़ रही है, तो डेफिनेटली वो तरीका आप फॉलो नहीं करेंगे। अजीज तलबा, मेटलर्जी कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार मेटलर्जी के ऊपर होता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो इसकी अहमियत यूं जांचें कि आप मेटलर्जी को एक छोटा सा अपनी बुक वाला टॉपिक ना कंसीडर करें। ये एक बहुत वास्ट किस्म की ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अजीज तलबा, अब मेटल कौन सी हैं जो मिनरल से निकाली जा सकती हैं और कौन सी मेटल्स हैं जो मिनरल से नहीं निकाली जा सकती? अजीज तलबा, आपने ना मेटल को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया। एक को आपने कहा वेरी रिएक्टिव, एक को आपने कहा मॉडरेट रिएक्टिव और एक को आपने कहा लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाली, दरमियाना रिएक्ट करने वाली और कम रिएक्ट करने वाली। अब इनको किस बेस पर क्लासिफाई किया? कार्बन के साथ। अब जो मेटल कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव हैं आप उनको कहते हैं ये वेरी रिएक्टिव है। जो कार्बन की रिएक्टिविटी के करीब करीब हैं आप उनको कहते हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं, और इससे जो बियॉन्ड है आप उसको कहेंगे ये लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि वो रिएक्ट इतना अच्छा नहीं करती। यहां तक बातें क्लियर होगी? चलें
अब आगे देखते हैं जी। लाइट जो है वो जा चुकी है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आपको अभी भी क्वालिटी जो है वो वीडियो की वो अच्छी ही मिलेगी, मैंने वो चेक कर ली है। अच्छा अजीज तलबा, मैंने कहा कि एक है वेरी रिएक्टिव, एक है मॉडरेट रिएक्टिव, एक है लीस्ट रिएक्टिव। तो वेरी रिएक्टिव वो वाली मेटल है जिनको आप आसानी से नहीं निकाल सकते। इनको निकालेंगे सिर्फ एक प्रोसेस के जरिए, और वो है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि वो काफी महंगा आपको पड़ जाता है। फिर क्यों महंगा पड़ता है, उसकी रीजन यह है कि जो पोटाशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, ये वो वाली मेटल हैं जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं अपने ओर के साथ, तो इनको निकालना कदरे मुश्किल होता है। अब दूसरी तरफ आए, हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव है, वो है जिंक है, आयरन है और लेड है। अब ये वो मेटल है जो आराम से जो है वो निकाली जा सकती हैं अपने ओर के साथ, तो इनको मॉडरेट रिएक्टिव। और लीस्ट रिएक्टिव में सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, प्लैटिनम है, ये मेटल आ जाती हैं। और अमूमन ये तो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, या अगर पाई भी जाएं तो किसी ऐसे अपने साल्ट के अंदर पाई जाती हैं जिनको आसानी से निकाला जा सकता है। नाउ अजीज अल्बा, जब ये मिनरल जमीन से निकलता है तो इतनी सी फॉर्म में नहीं निकलता, इसके बड़े बड़े पत्थर होते हैं, स्टोन की शक्ल में मिनरल जो है वो जमीन से निकलता है। अब जाहिर है जमीन की आपने डिगिंग करनी है, खुदाई करनी है, तो जमीन से जब पत्थर निकलेगा उसके साथ मिट्टी भी होगी, मैल कुचैल भी होगी। अब वो जो पत्थर जमीन से बड़ी बड़ी फॉर्म के अंदर निकला है, आपने पहले स्टेप के अंदर उसको तोड़ना है। इतना बड़ा पत्थर है तो आप इतने इतने टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इसको कहते हैं क्रशिंग, यानी कि बड़े टुकड़े को तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर क्रशिंग इज नॉट अल्टीमेट, फिर आप इसको जो है वो बड़े बड़े जैसे बाउल होते हैं उस तरह के बड़े बड़े जो है वो कंटेनर्स टाइप होते हैं, आप ये कह लें कि बड़े बड़े बीकर जैसे होते हैं ना, वो बड़े बड़े, लेकिन वो बीकर भी नहीं कहना होगा, अब उसके स्टील टैंक होते हैं, ठीक है। अब स्टील टैंक के अंदर उन टुकड़ों को डाल लेते हैं और उसको घुमाया जाता है, उसके अंदर भी ना बड़े बड़े स्टील के पत्थर होते हैं। अब उनके दरमियान जब ये पत्थर आता है तो क्या होता है कि ये टूट जाता है, टूट 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 के ये पल्वराइज हो जाता है। पल्वराइज कहते हैं जैसे धूड़ नहीं होती, ठीक है, उस धूड़ की शक्ल के अंदर ये तब्दील हो जाता है। और जब आप इसको धूड़ में तब्दील कर लेते हैं, आप कहते हैं कि ये पल्वराइज हो चुका है या ग्राइंड हो चुका है। हमने किया क्या, जमीन से बड़े पत्थर को निकाला, उसको पहले छोटे पत्थरों में तकसीम किया, छोटे टुकड़े बनाए, और फिर उसके बाद हमने उसको बारीक बारीक ग्राइंडर की मदद से उसको ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल पाउडर बना लिया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है कंसंट्रेशन। अब जब आपने उस पत्थर को तोड़ा होगा, उसके अंदर से और भी तो चीजें निकली होंगी, ठीक, उसमें कोई ऐसा जो है वो एक सिर्फ ये तो नहीं है कि आपके पास कॉपर है तो कॉपर ही है, नहीं, उसके अंदर सल्फर भी हो सकती है, उसके अंदर आयरन भी हो सकती है, वो मिक्सचर भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि उसको कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है कि मट्टी शट्टी जो है या वो चीजें, फॉर एग्जांपल एक और है, मैंने उससे कॉपर निकालना है, तो इसकी कंसंट्रेशन से मुराद है कॉपर के इर्द गिर्द जो चीजें हैं ना, उनको किसी तरीके से निकाल दो ताकि सिर्फ कॉपर की कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाए। अब उस कंसंट्रेशन में इजाफा करने के लिए हमारे पास स्टेप होता है मैग्नेटिक सेपरेशन कर लें, फ्रॉथ फ्लोटेशन कर लें, या ग्रेविटी सेपरेशन कर लें, और एक केमिकल मेथड भी होता है जो हमारी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ओवरव्यू देता चला जाऊंगा। अब आपने क्या किया, वो जो मिनरल निकला उसको आपने क्रश किया, ग्राइंड कर लिया, अब उसे मैग्नेटिक सेपरेशन के ऊपर लेकर जाना है। मैग्नेटिक सेपरेशन में किसको लेकर जाएंगे, सिर्फ वो वाले मिनरल जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेकर जाएंगे, और किसी को नहीं लेकर जाना। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि जो चीज अट्रैक्ट ही नहीं होती आप कहें कि जी मैं इसको भी लेकर चला जाऊं, नहीं, उसको आप ले जा ही नहीं सकते, आप सिर्फ इस मेथड को अप्लाई करेंगे जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन होती कैसे है, इसके अंदर ना दो आपके पास व्हील होते हैं, एक ये व्हील है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं दिस वन इज अ व्हील नंबर ए एंड दिस वन इज व्हील बी। अब ये जो व्हील ए है, मैं इसको कहता हूं कि ये मैग्नेटिक है, ये जो व्हील है मेरा, ये क्या है, मैग्नेट का बना हुआ है, मैग्नेटिक है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक चीजें होंगी आयरन वगैरह उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये जो होगा व्हील, ये नॉन मैग्नेटिक होगा, लकड़ी का बना हो सकता है या किसी ऐसे मटेरियल का बना हो सकता है जो नॉन मैग्नेटिक होगा। ये तो मैग्नेट का बना होता है, या व्हील बना के ऊपरली लेयर जो होती है वो मैग्नेट की बना दी जाती है।
अब क्या करना है, आपने ना एक साइड से यहां पर इसके एक साइड से जो है वो अपना जो क्रश किया हुआ मटेरियल है ना उसको यहां पर ऐड करना है। तो ये टायर घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। ये जो रेड कलर है दिस वन इज द बेल्ट, ये जो है वो क्या होगा, ये बेल्ट होगा। अब क्या होगा कि जब आप मटेरियल इसके ऊपर डालेंगे ना तो ये यहां से जब गुजरेगा ना, टायर जो इसका ए है, व्हील नंबर ए है, उसके ऊपर से गुजरेगा। ये तो मैग्नेटिक है, तो जो चीजें मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होती हैं ये उनको अपनी तरफ खींचेगा और खींचते खींचते वो बेल्ट के यहां तक चिमटी रहेंगी। जो नॉन मैग्नेटिक है वो तो क्या करेंगी, वो यहां से जब प्रेशर के साथ आ रहा होगा तो वो तो यहां भी गिरना शुरू हो जाएंगी। एक आप कह लें कि यहां पर मैंने एक जो है वो डब्बा रख दिया, एक बर्तन यहां पर रख दी, ये नॉन मैग्नेटिक आगे गिर जाएगी। जो मैग्नेटिक होगी वो यहां तक तो चिमटी रहेंगी, यहां से जुदा हुई तो यहां पर ये गिरना शुरू हो जाएगी। तो मैग्नेटिक जो आपके पास ओर होगा या मेटल होगी उसको तो आप ऐसे खालिज कर लेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा उस सारे को आपने सेपरेट कर लिया। अब देखिए ये और ये मिलके बैठे हुए थे, तो इसलिए जो इसके अंदर ओर के अंदर जो आपके पास मौजूद थी मेटल, उसकी कंसंट्रेशन कम है। अब आपने जो धूड़ा है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको सेपरेट कर लिया, मैग्नेटिक थोड़ा और कंसंट्रेशन में बढ़ गया। तो ये टेक्निक तो सिर्फ इसके लिए काम करेगी जो मैग्नेटिक मेटल होंगी उनके ऊपर। अब अजीज तलबा दूसरा होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब ये किसके लिए करते हैं, ये ऐसे ओर के लिए करते हैं जो सल्फाइड के ओर होते हैं। ठीक उसका तरीकेकार क्या होता है कि आपने एक इस तरह का कंटेनर होता है, क्लियर नाउ। अब ये जो कंटेनर होता है इसके अंदर ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर छोटे छोटे आपके पास सुराख मौजूद होते हैं। यहां से आपने क्या करना है, प्रेशर के साथ हवा को एंटर करना है, अंदर दाखिल करेंगे पानी का, और आपने पाइन ऑयल का एक मिश्रण बना लेना है, एक जो है आप कह लें कि मिक्सचर बना लेना है। इसके अंदर आपने अपनी ओर को डाल देना, और कौन सी ओर डालनी है, सिर्फ सल्फाइड ओर जो है वो उसको इस तरीके से जो है सेपरेट किया जाता है, बाकी ओर को इससे प्रेफर नहीं किया जाता। जब आप यहां से एयर गुजारेंगे तो पानी के अंदर वो डिप है और ऑयल भी है, पानी भी है। जब प्रेशर से हवा गुजरेगी तो वो बबलिंग होगी, उसके अंदर झाग बनेगी, उस झाग को कहते हैं फ्रॉथ। अब जो आपके पास सल्फाइड ओर है वो पाइन ऑयल के साथ क्या करती है, अट्रैक्शन ज्यादा शो करती है, और जो झाग होती है ये सरफेस के ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। अब जब झाग सरफेस पे बनी है तो जो ओर है सल्फाइड ओर वो भी इसके साथ जो है वो अटैच हुई होगी, लेकिन जो गंद बला होगी यानी कि जो ऐसा मटेरियल जो हमको नहीं चाहिए वो सारे का सारा कहां बैठ जाएगा, यहां पर नीचे बैठ जाएगा। ये जो नीचे मटेरियल बैठा है ये इम्प्योरिटी है, ये सारी क्या है, इम्प्योरिटी है, और इस इम्प्योरिटी को आप क्या कहते हैं, गैंग, GANGUE, गैंग कहते हैं। ये सारी नीचे बैठ गई। अब क्या हुआ कि आपने ये जो ऊपर वाली फ्रॉथ है, ये तो आप ये कह लें कि सरफेस तक बीकर भरा हुआ है तो ये नीचे बहना शुरू कर देगी, तो इस फ्रॉथ को, इस झाग को अलग कर लिया। अलग करेंगे तो इम्प्योरिटी अलग हो गई और जो ओर है वो अलग हो गया, यानी कि ओर गाढ़ा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, मैल कुचैल बह गई। अजीज तलबा एक और तरीकेकार है ग्रेविटी सेपरेशन, ये GRI, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा ग्रेविटी के। उसमें क्या किया जाता है कि आप यहां पर सॉल्वेंट या पानी के साथ जो है वो इसको बहाते हैं अपने ओर को, तो ये जो रास्ता होता है ये उबड़ खाबड़ है, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं या ग्रूव्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब क्या होगा कि जो मेटल होगी ना वो जो भारी होगी डेफिनेटली, वो तो यहां पर इन सुराखों में फंसना शुरू हो जाएगी। जो इम्प्योरिटी होती है वो अक्सर नॉन मेटल होती है और वो क्या करेगी, इस सरफेस के साथ बहना शुरू कर देगी, तो इम्प्योरिटी यहां पर निकल जाएगी। जो मेटल होगी वो पीछे इन ग्रूव्स के अंदर, सुराखों के अंदर फंसना शुरू हो जाएगी। कोई अच्छा तरीका नहीं है, पुरानी टेक्निक है, बुक्स में लिखी है तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कोई भी इनमें से तरीका, ये कुछ बेहतर है लेकिन ये वाले तरीके इतने अच्छे नहीं है। इसको भी ज्यादा यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही रेयर हो गया है। आप ये कह लें कि आप इंडस्ट्रीज में इतना देखने को नहीं मिलता। एक तरीकाकार ये होता है कि आप सॉल्वेंट का इस्तेमाल करें। एक सॉल्वेंट वो ले लें जिसके अंदर और जिससे आपने मेटल निकालनी है वो हल होती हो, और वो ले लें जिसमें इंप्योरिटी ना हल होती हो, तो उसमें मिक्स करेंगे तो सॉल्वेंट क्या करेगा कि ओर को अपने अंदर हल कर लेगा,
और जो दूसरा इम्प्योरिटी होगी वो इनसॉल्युबल यानी कि गैर हल रहेगी, और उसको आप सेपरेट कर लेंगे। एक तरीकेकार ये भी है। ग्रेविटी सेपरेशन का एक और होता है साइक्लोन सेपरेटर होता है। ये जो आपने पीस निकाला और का, उसको आपने धूड़े में तब्दील कर लिया, पल्वराइज कर लिया, तो आप उसको ग्रेविटी सेपरेटर के अंदर घुमाते हैं बड़ी तेजी के साथ। जैसे अक्सर आप जब मुंजी जिससे चावल बनते हैं वो लेकर आए तो आप उसको एक मशीन के अंदर डालते हैं, तो मशीन घूमती है, तो क्या करती है कि मुंजी के ऊपर से छिलका उतार के एक साइड पर फेंकती है, चावल जो होते हैं वो एक साइड में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि चावल भारी होते हैं, छिलका हल्का होता है। इसी तरह से जो मेटल होती है वो भारी होती है। जब वो साइक्लोन सेपरेटर से गुजरती है ना, तो उसको अच्छी तरह घुमाता है। जो और के पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट होकर अलग से निकल आते हैं, और जो मिट्टी या साथ कोई और नॉन मेटल है जो लाइट होता है मटेरियल, वो सेपरेट हो जाता है। क्लियर? वो चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसके ऊपर मैं इतनी बहस नहीं कर रहा। अजीज तलबा, अब आपने जमीन से निकाला, उसके टुकड़े कर लिए, उसको बारीक कर लिया। अगर वो मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट होता था आपने कंसंट्रेशन कर ली, नहीं तो फ्रॉथ फ्लोटेशन से कर ली, नहीं तो ग्रेविटी सेपरेशन से आपने उसको सेपरेट कर लिया। अब वो और जो है वो थोड़ा खालिस हुआ है, लेकिन अभी तक उससे मेटल नहीं निकला। मिसाल के तौर पर हमने अब उसको सेपरेट करना है, मैंने कोई और ले लिया, उसको कहते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड एक कंपाउंड है, आप कह लें मेटल का ओर है, जो ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड का ओर है। जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड कहते हैं। इसकी आपने रोस्टिंग करनी है। रोस्टिंग क्या होता है? भूनना, यानी कि आपने जो ओर लिया है उसको आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो तरीका होता है ये रोस्टिंग से भी हो सकता है, कैल्सिनेशन से भी हो सकता है। अब इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि मेटल जो भी उसका ओर है, वो बेशक सल्फाइड के साथ उसका ओर बना हुआ है, वो आयरन के साथ ओर है, जिस चीज मर्जी के साथ है, आप उसको रोस्टिंग के जरिए ऑक्साइड में तब्दील कर लें। सर ऑक्साइड ही क्यों? ऑक्साइड में बेटे इसलिए तब्दील करते हैं क्योंकि ऑक्साइड के साथ मेटल को निकालना आसान होता है। अगर ऑक्साइड नहीं है तो फिर मेटल निकालनी मुश्किल है, तो वो प्रोसेस महंगा पड़ जाएगा। निकल तो जाएगा लेकिन महंगा पड़ जाएगा, तो हम इंडस्ट्रीज में सबसे प्रेफर करते हैं रोस्टिंग को। अब रोस्टिंग ने क्या करना है, जो भी ओर है आपका उसको तब्दील कर देगा उसके मेटल के ऑक्साइड के अंदर। ओर में क्या है? मेटल। मेटल को किस में तब्दील करेगा? मेटल के ऑक्साइड में। आपने क्या किया? हीटिंग एट द हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट द मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल को मेटल ऑक्साइड में क्यों करेंगे? क्योंकि इसको निकालना आसान है। हमने ZnS को लिया और हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, तो S जो है वो O के साथ मिलकर SO2 बना देगा। क्लियर? जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। ऑक्सीजन को जो है वो हम बैलेंस कर लेते हैं। मैंने यहां पर लगाया 2 और यहां पर भी लगा दूं 2 और यहां पर भी आपको लगा देता हूं 2। तो 2 सल्फर हो गए, 2 जिंक हो गए, 2 बार 4 5 6, तो यहां पर 3 जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे और इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब देखें सल्फर इसमें था, सल्फर यहां से आपने उड़ा दिया, उसकी जगह पर आ गया ऑक्सीजन। अजीज तलबा, या आप एक और रोस्टिंग करते हैं, दैट इज अ सिनाबर। सिनाबर होता है सिल्वर का, यानी कि सॉरी मरकरी जो है हमारे पास, उसका आपके पास सल्फाइड है HgS। आप उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, ये तो बेचारा शोधा सा जो है वो सिल्वर को सेपरेट ही कर देता है खुद, और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर तब्दील होकर यहां से उड़ जाता है। इसी तरह से चाको पायराइट या आपके पास कॉपर पायराइट होता है CuFeS2। इसके अंदर क्या करते हैं कि आप देखिए इसमें कॉपर भी है, आयरन भी है और सल्फर भी है। अब सल्फर जो होगा वो सल्फर के ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा, और इसी तरह से आपके पास जो है वो कॉपर का भी सल्फाइड बन जाएगा। लेकिन सर आपने तो कहा था ऑक्साइड में तब्दील होता है। जी ऑक्साइड में तब्दील होता है, रोस्टिंग के अंदर अगर वो तब्दील होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर आप उसके अंदर मजीद उसको हीट करवा के उसकी बेसिमराइजेशन करवा लेते हैं। बेसिमराइजेशन भी जस्ट लाइक रोस्टिंग, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखें आपके पास CuFeS2 है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, Cu2S बनेगा, FeS और SO2। अब ये जो आपके पास FeS है,
इसको अगर फर्दर ऑक्सीजन के साथ हीट करवाएं तो वो आयरन अपने आयरन ऑक्साइड के अंदर तब्दील हो जाएगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली आपने रोस्टिंग के जरिए जो ओर थी, ओर से उसका सल्फाइड बन गया, सल्फाइड को फाइनली आपने किस में तब्दील कर लिया? ऑक्साइड के अंदर तब्दील कर लिया। तो ये तो पहला स्टेप हो गया रोस्टिंग। मैं जरा साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब अजीज तलबा बकिया जो इसके पार्ट्स हैं उसको देखते हैं कि हमने अभी तक थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि हमने जमीन से ओर निकाला, उसको हमने क्रश किया, टुकड़े किए, फिर उसके बाद उसको हमने बारीक बारीक पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन उसकी की। अगर तो वो मकनातीस के साथ चिमटता है तो मैग्नेटिक सेपरेशन वो रोलर वाली कर ले, या अगर उसमें नहीं है तो फिर आप क्या करें, अगर वो सल्फाइड ओर है तो आप फ्राथ फ्लोटेशन कर लें, अगर वो सल्फाइड ओर नहीं है तो फिर आप ग्रेविटी सेपरेशन के ऊपर चले जाएं, अगर वो भी नहीं है तो फिर केमिकली सेपरेशन कर लें जिसमें केमिकल डालें और उसको डिसॉल्व हो जाए उस केमिकल के अंदर, और फिर आप उसको कंसंट्रेट कर लें। फिर हमने देखा कि अब वो जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आया, हमने उसकी रोस्टिंग की ताकि वो तब्दील हो जाए किसके अंदर? ऑक्साइड के अंदर, मेटल के ऑक्साइड में तब्दील हो जाए। अब रोस्टिंग जो की जाती है उसमें कुछ तो ऐसे आपके पास और हैं जो ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक। फिर हम उसकी क्या करते हैं? बेसिमराइजेशन करते हैं। अब बेसिमराइजेशन समझे क्या होता है कि हमने एक इस तरह का आपके पास ये कह लें कि एक बेसिमराइजेशन चैम्बर है या बेसिमर है। इसके अंदर ना ये दो हुक्स हैं, ये सेम वैसे हैं, कभी आपने जो है वो लंटर डलता हुआ देखा हो तो उसके अंदर ना एक बड़ा ड्रमी सी भड़ोले जैसी जो है वो घूम रही होती है, सेम ये भी वैसा ही होता है। इसका जो है वो साथ इसके वो आप कह लें कि स्टीयरिंग लगा होता है जिसको आप घुमाते हैं ना, तो ये घूम के उल्ट भी जाता है और वापस इसको फिल भी किया जा सकता है। यानी कि ये वाले जो हिस्से हैं ये उस पिवट के अंदर फंसे होते हैं, जब आप इसको घुमाते हैं तो ये इनके जरिए आगे को ऐसे उल्ट के जो चीज इसके अंदर होगी उसको खाली कर देगा। क्लियर? फिर वापस ये अपनी जगह पर चला जाएगा। अब ये जो नीचे वाले पार्ट्स हैं यहाँ पे ट्वेयर्स होते हैं। ट्वेयर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर ना छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। अभी आपने कुछ भी नहीं डाला, अभी ये खाली है और अपनी जगह पे ऐसे सीधा खड़ा हुआ है। आप यहां से हॉट एयर को जो है वो एंटर करवाएंगे विद हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को गर्म करके आप इसके अंदर डालते हैं। अब जाहिर है कि हमने सस्ता काम करना है तो फिर हम ऑक्सीजन को नहीं बल्कि जो हमारी सराउंडिंग में एयर है इसी को जो है वो यूज कर लेते हैं। पाइप के अंदर गर्म किया, गर्म करके हाई प्रेशर से इसको जो है वो अंदर दाखिल किया तो ये बड़े प्रेशर के साथ ऊपर को उठेगी। अब आपने जो मटेरियल रोस्टिंग से हासिल हुआ है वो मोल्टन होगा। अब ये डिफरेंस समझे, हमने जब रोस्टिंग की थी तो हमने सॉलिड लिया था, उसको रोस्ट किया तो वो मेल्ट हो गया, पिघल गया। अगर तो वो बन जाता है उसका और मेटल ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो आप उस मोल्टन मटेरियल को उठा के बेसिमर के अंदर डाल देंगे। लेकिन पहले क्या करना है, आपने हॉट एयर को दाखिल करना है ताकि ये सुराख जो है वो ही बंद ना हो जाए। मिसाल के तौर पर आप उसको इसमें एंटर करते हैं तो वो ठंडा होकर सुराखों पर जम जाता है, ऐसा नहीं करना। पहले आपने हॉट एयर को प्रेशर के साथ दाखिल करना है, अब आप ऊपर से जो है वो मोल्टन मटेरियल जो रोस्टिंग के बाद हासिल हुआ है उसको यहां पर डालेंगे। चूंकि प्रेशर है तो ये सुराख अब नहीं बंद होंगे, हवा जो है वो गर्म हवा इसके अंदर से गुजरेगी और जो मोल्टन मटेरियल होगा उसके साथ फर्दर रिएक्शन होगा। अब देखें ये तो हो गए छोटे छोटे जो सुराख हैं, ये तो ट्वेयर्स हो गए, ये इसका पिवट हो जाए। ये जो ग्रीन मैंने लाइनिंग की है ना, ये रिवर्बरेटरी जो है वो मटेरियल होता है, यानी कि ऐसा मटेरियल होता है जो हीट को बाहर नहीं जाने देता, हीट को बाहर नहीं जाने देगा। क्लियर? अब नीचे से चूंकि आप गर्म हवा दाखिल कर रहे हैं तो नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर इसका कम हो जाता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जी बेसिमराइजेशन पूरी हो चुकी है? तो हमें इस तरह से पता लगता है कि ये जो इसके ऊपर से जब गर्म है, जो कि मोल्टन है सारा मटेरियल, तो इसके जो शोले निकलते हैं ना, ऊपर चिंगारियां निकलती हैं, उन चिंगारियों का कलर बदल जाता है। जब उनका कलर बदल जाता है तो हमें पता है कि बेसिमराइजेशन हो चुकी है। अब वो जो स्टीयरिंग है उसको घुमाओ तो ये वाला जो ऐसे सीधा खड़ा हुआ तो ये एक साइड पे ऐसे उल्टेगा और जो अपना मोल्टन मटेरियल है वो सारे का सारा बाहर निकाल देगा। क्लियर? नाउ अब
हमने देखा कि जब हमने रोस्टिंग की थी कॉपर की तो हमारे पास ना Cu2S भी बना था। अब वो जो Cu2S है वो तो कुछ हद तक तो वहां पर हो जाता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो हम उसको क्या करते हैं कि बेसिमराइजेशन करवाते हैं, बेसिमर के अंदर चैम्बर में डालते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस में तब्दील हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर तब्दील हो गया। क्लियर। अब क्या हुआ कि साथ उसने SO2 पैदा की। अब ये जो Cu2S है इसको आप बाहर निकाल कर आप इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर भी अगर वो पड़ा रहे तो फिर ये Cu2S जो होता है वो Cu2O के साथ रिएक्ट करके दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि ये Cu2S जो पड़ा हुआ है वो भी और ये जो बना हुआ है ना Cu2O ये आपस में रिएक्ट करके प्योर कॉपर बना देते हैं, नॉट 100% बट कॉपर बना देते हैं और SO2 जो है वो बाहर निकाल देते हैं। अब अजीज तलबा ये जो आपके पास कॉपर हासिल हुआ है इस कॉपर को ना ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो 96 to 8 बाज बुक में आपको मिलेगा और बाज बुक के अंदर जो है वो आपको 97% तक मिलेगा। ये इतना खालिस होता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये जो कॉपर होता है ये इतना अच्छा नहीं है। क्लियर। अब देखें इसको ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जब सल्फर डाइऑक्साइड यहां से तेजी से खारिज होती है तो उस कॉपर की जो सरफेस होती है ना उसके अंदर छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, यानी कि पोरस हो जाता है, खोखला हो जाता है वो कॉपर, इसलिए आप उस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। अजीज तलबा बाज़ दफा यूं होता है कि आप इस बेसिमर के अंदर जो है वो सैंड को भी ऐड करते हैं। सैंड को क्यों ऐड करते हैं, अगर आपने कॉपर का वो लिया है तो आपको पता है कि वहां पर आयरन का भी ऑक्साइड बन रहा है और आयरन ऑक्साइड तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। तो हमने जो सैंड ऐड की है, सैंड का फार्मूला था SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसके साथ मिलता है और FeSiO3 बना देता है जिसे आप स्लैग कहते हैं और स्लैग हल्का होता है, ये ऊपर आ जाता है, आप इसको सेपरेट कर लेते हैं। अजीज तलबा यहां से MCQs बहुत दफा पूछा जा चुका है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मेटे। जो आपके पास Cu2S होता है और FeS यानी कि कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का जो मिक्सचर होता है उसको आप कहते हैं मेटे, और ये बहुत दफा जो है वो MCQs बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। क्लियर। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ब्लिस्टर कॉपर वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने कहना है कि ये पोरस कॉपर होता है जो 96 से 98% तक जो है वो प्योर होता है। इसको 99% भी बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन इतना प्योर नहीं होता। अगर इतना 99 तक प्योर हो जाए तो हम रिफाइनिंग क्यों करें बाद में, इतना रिफाइंड नहीं होता। अब अजीज तलबा दूसरी चीज देखते हैं, दैट इज अ स्मेल्टिंग। अब ये तो हमने कॉपर के लिए देख लिया, रोस्टिंग और बेसिमराइजेशन करवा ली। अब यूं भी होता है कॉपर की तो चलो बेसिमराइजेशन होगी तो आपके पास जो है वो ये कॉपर आ गया ब्लिस्टर कॉपर, लेकिन अगर कोई और मेटल हो वो तो ऑक्साइड में तब्दील होगी। अब उसके ऑक्साइड को खत्म करना है, मेटल में कैसे लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, ये भी एक हीटिंग प्रोसेस ही है, लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपने रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल करना है। रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक वगैरह, या आप कोक, या आप कोल, या आप इसी तरह से हाइड्रोजन को, या आप सिंपली अगर आपने इसको जो है वो करना है तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को भी इस्तेमाल करते हैं। यूज क्या करना है ये चीज याद रखनी है कि स्मेल्टिंग में आपने रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर आपने कॉपर जिंक की रोस्टिंग की तो ZnO बना। क्लियर। अब वो जो ZnO है उसको अगर आप कार्बन यानी कि कोक के साथ रिएक्ट करवा दें तो CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक प्योर हो जाएगा आपके पास। क्लियर। अगर आपके पास टंगस्टन का कोई ऑक्साइड है, टंगस्टन ये वही है जो पुराने दौर में हमारे पास बल्ब होते थे या स्त्रियां जो होती हैं जिससे हम आयरन प्रेस होती है उसके अंदर जो हम यूज करते हैं दैट इज अ टंगस्टन, या हीटर पुराने दौर में आते थे वो दीवार के ऊपर लगाते थे तो वो रेड हो जाते थे और कमरा जो है वो गर्म हो जाता था बिजली के जरिए। या अभी भी कुछ हीटर हैं जो बिजली वाले हैं और उनकी आगे वाली जो लेयर होती है वो रेड हो जाती है, वो टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन का अगर ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ आप उसको हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा, जोड़ जाएंगे, और टंगस्टन W जो है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से आयरन का ऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन जो है वो आपको मिल जाता है। यानी कि स्मेल्टिंग के जरिए आप इस तरह से जो है वो चीजों को प्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉपर चाहिए, अब कॉपर आपको पता है कि हम इसको वायरिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं, सो कॉपर इज
क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आप बहुत सारी, सिर्फ कॉपर नहीं, बहुत सारी ऐसी मेटल हैं जिनके लिए आप रिफाइनिंग करते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि कॉपर तो मिल गया लेकिन कॉपर इतना अच्छा नहीं है, तो इस कॉपर को और प्योर और खालिस किया जा सकता है। तो आप ये वाला कॉपर लेंगे, इस कॉपर को लेकर आप इस चैम्बर के अंदर ले आएंगे। इसमें आपको ना मिल रही होंगी रेड लाइनें मिल रही होंगी और ब्लू मिल रही होंगी। ये जो रेड है आपके पास, दिस वन इज इम्प्योर कॉपर। कौन सा कॉपर? ये वाला कॉपर। दिस वन इज इम्प्योर कॉपर। इसको मैं लिख देता हूं, इम्प्योर कॉपर है। ये जो कॉपर है ना खालिस है। क्यों ना खालिस है अजीज तलबा? मैंने आपको कहा ये 96% के राउंड अबाउट जो होता है वो प्योर होता है। अब यहां से क्या करना है, ये जो है ना, ये एक प्योर कॉपर की आपने वायर ले लेनी है बिल्कुल बारीक सी, उसको यहां पर जो है वो अटैच कर देना है। दो भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। अब ये आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार हो रहा है। ये इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, और ये वाला आपके पास क्या है? प्योर कॉपर। ये जो प्योर है ना, ब्लू वाली जो है, इन तीनों को, ब्लू वालों को आपस में मैं मिला रहा हूं। यानी कि ये वाला ब्लू इसके साथ मिला, ये ब्लू इसके साथ मिला, और इसको मिलाकर आपने अटैच कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। किसके साथ अटैच किया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब ये जो रेड वाला है, इस रेड को और इस रेड को आपस में मिलाकर इसको अटैच कर देना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। यानी कि ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन रहा है। इम्प्योर को किससे करना है? पॉजिटिव टर्मिनल से। जो आपके पास प्योर वायर है, आपने बारीक बारीक सी बिशक लगा दें कि करंट गुजर जाए उसमें से, उसके अंदर आपने क्या करना है? उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से लगा देना है और यहां पर आपने एक सोल्यूशन भर देना है। अब सोल्यूशन किसका भरेंगे? सेपरेशन जिसकी करेंगे उसी के हिसाब से आपने सोल्यूशन भरना है। हम सेपरेट कर रहे हैं कॉपर को, तो ये जो सोल्यूशन आप डालेंगे ये भी कॉपर का सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट का पानी में सोल्यूशन है, और आपने बिजली के साथ जोड़ दिया। अब रिएक्शन होने लग जाएगा। अब होगा क्या अजीज तलबा? ये जो कॉपर आपने ब्लिस्टर कॉपर लिया था, वो वाला कॉपर यहां पर एज अ पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, तो एनोड के तौर पे काम करेगा। एनोड का मतलब होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर? तो ये जो ऑक्सीडेशन होगी उसमें ये कॉपर उतरेगा, यहां से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। डिसॉल्व होते 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 बिल्कुल इसकी मोटाई कम रह जाएगी, यानी कि ये तब्दील होगा कॉपर से कॉपर आयन के अंदर और सोल्यूशन के अंदर जाता रहेगा। क्लियर? अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भागेगा नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव कौन है? हमारे पास प्योर कॉपर, यानी कि ये ब्लू वाला। तो ये ब्लू वाले के ऊपर जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन इसका लूज हुआ था उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लू वाले की जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, उसमें इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कॉपर आकर डिपॉजिट हो रहा है। हुआ सिर्फ क्या है, रेड वाला आपके पास एनोड है और ब्लू वाला आपके पास कैथोड है। रेड वाले से कॉपर उतरा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में गया और भाग भाग कर वो किसके ऊपर जाने लग गया? कैथोड के ऊपर, जो कि प्योर आपका कॉपर था। अजीज तलबा, अब मैंने कहा कि ये 96 या 98% प्योर है, तो 2% तो इंप्योरिटीज है ना, वो जो 2% इंप्योरिटीज हैं वो यहां पर ना गिरने लग जाएंगी मैल की तरह, क्योंकि उनको तो कोई चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही। क्लियर? इसमें थोड़ा बहुत जो है वो गोल्ड या सिल्वर इस तरह की भी होती हैं और वो बहुत रेयरली यहां पर जाती हैं। अजीज तलबा, अब ये जो नीचे गिरी है ना इंप्योरिटी, इसको कहते हैं एनोड मड। क्या कहेंगे? एनोड मड या एनोड स्लाइम भी कहते हैं। मड या SLIME, स्लाइम भी इसको कहेंगे। यहां तक बातें क्लियर? अब हुआ क्या? एनोड के ऊपर हुआ क्या था? कॉपर टूटता था कॉपर आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था। वो 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी में जाते थे और कैथोड के ऊपर चले जाते थे। कैथोड के ऊपर कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर के अंदर प्योर में तब्दील हो जाता था। अब आपने अक्सर ना कमर्शियल सुनी होगी, 99.9% प्योर कॉपर से बना हुआ पंखा है। वो जो 99.9% प्योर कॉपर से बना पंखा है वो यहां से आप इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी जो 0.1% है ना, वो चंद सिल्वर थोड़ा सा जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि 100 अगर मालिक्यूल है तो एक उसमें जो है वो एटम सिल्वर का भी घुस गया। क्लियर? या गोल्ड थोड़ा बहुत या थोड़ी बहुत कोई मेटल अटैच हो जाती है। 100% तो कोई चीज दुनिया में परफेक्ट है ही नहीं। क्लियर? तो ये जो यहां से कॉपर हासिल होगा दैट इज 99.9% प्योर कॉपर होगा। क्लियर होगी यहां तक बातें?
अजीज तलबा, ये तो हमने साथ साथ जो है वो स्टेप वाइज मैंने कोशिश की कि आप लोगों को कवर करवा दूं। कुछ जो हैं वो रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिटिकली यहाँ से नहीं करते, जैसे मरकरी है या आर्सेनिक है, उसको आप डिस्टिलेशन करते हैं क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, तो आप उसको सिर्फ हीट करके जो है वो वेपर्स में और फिर बाद में उसको कंडेंस कर लेते हैं, डिस्टिलेशन करके उसको आप प्योर कर सकते हैं। क्लियर? अगेन जो है वो रिवाइज करवा रहा हूं, मुझे पता थोड़ा सा बोरिंग सा ये टॉपिक है, सिर्फ रिवीजन सुन लें। आपने ओर लिया, मिसाल के तौर पर वो कॉपर का था, आपने उसके बड़े पीस को तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया, उसकी ग्राइंडिंग की, उसकी कंसंट्रेशन की, उसके बाद उसकी रोस्टिंग की। रोस्टिंग करके अगर तो वो मेटल ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप उसकी बेसिमराइजेशन करवा के मेटल ऑक्साइड में तब्दील कर दें। अगर मेटल ऑक्साइड में आ गया तो अगर तो वो मेटल ऑक्साइड से डायरेक्ट अगर आप उसकी स्मेल्टिंग कर दें रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो वो प्योर होता है वेल एंड गुड। अगर प्योर फिर भी नहीं होता, फिर आप उसको उठा कर ले आए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर। क्लियर होगी यहां तक बातें? अजीज तलबा, मैंने जो कोशिश की है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये काविश पसंद आई होगी। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, आई होप के बच्चों को कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, आप साथ साथ एक बार नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, एक बार जो है वो सीक्वेंस से समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूं, जो भी आपका डाउट होगा इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।